जब एक अच्छे मन से हल्द्वानी आया तो माँ तुल्य इंदिरा हृदय जी का जब मैंने कार्य देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। आम आदमी पार्टी विकल्प ही नहीं अपितु इनका काल बनकर आई। आज की स्थिति हल्द्वानी में ये है कि छत है लेकिन ज़मीन अपनी नहीं है, तो हमारी सरकार आने के बाद छत भी अपनी होगी और ज़मीन भी अपनी होगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन चंद्रा। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के कहिए नेताजी के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और प्रदेश के नेता चुनाव में जाने से पहले जनता के सामने अपना विजन लगातार रख रहे हैं। नमस्कार, आज हमारे इस स्पेशल एपिसोड कहिए नेताजी के इस खास प्रोग्राम के लिए हमारे साथ में मौजूद है, हमारे स्टूडियो में मौजूद है समित टिक्कू, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और हल्द्वानी विधानसभा में प्रभारी भी बनाए गए हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे आज, क्या है उनका विज़न और किस तरह से क्या क्या वो करने वाले हैं। समित टिक्कू यहाँ पर एजुकेशन के मामले में उनका बेजोड़ तरीका है काम करने का। इसके अलावा उनके अपने 2 स्कूल भी हैं और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। दीक्षांत इंटरनेशनल नाम से उनका स्कूल चलता है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और MBA की डिग्री पास करने के बाद अब वो हल्द्वानी में सेवाएं देना चाहते हैं। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है समित टिक्कू जी। समित जी, सुना है आप जो है 1994 में जब आप छात्र राजनीति में आपने कदम रखा था और हंसराज कॉलेज के आप अध्यक्ष रहे, राजनीति में फिर दोबारा से जो है इतना बड़ा गैप क्यों हो गया? विपिन भाई, लगभग विगत 70 वर्षों से जो दादी ने एक यहाँ पे एक स्कूल का एक पौधा लगाया जो कि हल्द्वानी के सबसे पहले पब्लिक स्कूल में था, टिक्कू मॉडर्न स्कूल के नाम से। अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, क्योंकि पला बड़ा मैं हल्द्वानी से ही हूँ, तो एक दिल से एक आवाज़ आई कि वापस ही हल्द्वानी जाना, प्यार है मुझे अपने शहर से प्यार है। तो वापस आके, और शिक्षा का अगर आप देखें तो शुरू से ही हमारे परिवार पे लोगों ने अपने बच्चों को सुधारने और संवारने के लिए स्कूल में भेजा। और जब एक दिल से आवाज़ आई तो वापस आया। वापस आके जो पारंपरिक स्कूल के अलावा भी 2 स्कूल और स्थापित किए, एक क्वालिटी एजुकेशन यहाँ के बच्चों को दे रहे हैं। और आज भी जो प्राथमिकता है वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए वो शिक्षा ही है। अच्छा, दूसरा जो है, जब आप कॉलेज दिल्ली में आप रहे, छात्र राजनीति वहाँ से की, तो यहाँ की राजनीति में और छात्र राजनीति में तो बहुत बड़ा अंतर है, जो हम लोग खुद देखते होंगे, आप भी देखते होंगे। वो यूथ की राजनीति थी, वो एजुकेशन की राजनीति थी, लेकिन यहाँ पर हर वर्ग की राजनीति है, हर वर्ग को संतुष्ट करना है। कैसे कर पाएंगे? छात्र राजनीति में आप रहे हैं। राजनीति छात्रों की हो, शहर या विधानसभा की हो या देश की हो, अगर नियत सेवा और समर्पण की रही तो मतदाता न्याय करेंगे। वो आपको सुनेंगे भी और चुनेंगे भी। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपनी सारी जनता को, मतदाताओं को यही कहना चाहूँगा कि मैं प्रतिबद्ध हूँ हल्द्वानी के लिए, उस एक उत्तम शहर बनाने के लिए। और अगर आप सभी का योगदान मिला तो आप आने वाले 5 वर्षों में ही एक चेंज देख लेंगे, और अच्छा चेंज। चलिए, ये तो खैर जनता को तय करना है कि जनप्रतिनिधि किसको बनाते हैं। आपका दावा है, अच्छी बात है। समित जी, जो है, आप पहले कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते थे। जो हमने आप लोगों से बातचीत हुई, पहले भी जो आपका टेन्योर देखा है, यहाँ की विधायिका थी इंदिरा हृदय जी। उनको आप जो है हमेशा आपने इलेक्शन को लेकर और उनके विज़न को लेकर आपने हमेशा जो है ये कहा कि अच्छा काम करने वाले हैं। अचानक क्या वजह है कि आप आम आदमी पार्टी में आ गए और आम आदमी पार्टी से टिकट की आपने दावेदारी की? छात्र राजनीति से जो पदार्पण हुआ है मेरा, वो NSUI से हुआ है। तो स्वाभाविक है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो NSUI के करीब था, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के प्रति झुकाव रहेगा। उसके बाद जब एक अच्छे मन से हल्द्वानी आया तो माँ तुल्य इंदिरा हृदय जी का जब मैंने कार्य देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। और सबसे बड़ी क्या चीज़ थी, वो मेरी
दादी जी की, मेरी माता जी की भी मित्र थी। तो मैं उन्हें सुनता था, उन्हें देखता था, और मैं ये सोचता था कि कोई अगर अच्छा कार्य कर सकता है तो सिर्फ डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी। तो अगर उत्तराखंड आने के बाद कहा जाए कि कांग्रेस से मेरा कोई पद नहीं रहा, लेकिन हाँ, इंदिरा हृदयेश जी आज भी मेरी मातुल्य के समान मैं उन्हें मानता हूँ। लेकिन उनके जाने के बाद एक राजनीति में शून्य आ गया, खालीपन आ गया है। और अब हमें मजबूर नेता नहीं, मजबूत नेता की हल्द्वानी को ज़रूरत है। अगर आप आम आदमी पार्टी को देखें तो मैं अन्ना आंदोलन से ही आम आदमी पार्टी के कार्यों से बहुत प्रभावित था, और अब ऐसा लग रहा है कि एक विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपने को स्थापित कर चुकी है। और आने वाले जो हम 2022 का चुनाव है उसमें आप अप्रत्याशित देखेंगे। अच्छा, मैंने आपका जो पुराने समय में, जिस समय अन्ना आंदोलन चल रहा था, भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी मुहिम आपने भी नहीं चलाई थी, तो क्या उस बड़ी मुहिम का जो है आपको ये परिणाम लगता है आपको आम आदमी पार्टी में आने का, या और भी कुछ करने का मन है कि किस तरीके से रिफॉर्म आपको करने की उम्मीद है? विपिन भाई, जिस तरह से दिल्ली अगर आप देखें तो क्यों और क्यों नहीं में सोच का फ़र्क है। अच्छी नियत से सरकार चलाई जाए तो आप देखिए कि एक दिल्ली में पूरा का पूरा चेंज हो चुका है चीज़ें, और वहाँ पे एक हम सिर्फ मॉडल की बात कर रहे हैं। दिल्ली, उत्तराखंड में आएंगे इसमें इससे भी बेहतर करके दिखाएंगे। दूसरा, जैसे हम मेरा अपना एक जो मानना है कि हम ये सोचते हैं कि भगत सिंह तो होना चाहिए, लेकिन वो पड़ोस के घर में होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए, वो हमारे किसी चाचा चाची के घर में होना चाहिए। मेरे घर में तो एक अच्छा डॉक्टर और इंजीनियर बच्चा पैदा हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई ऐसा जो है आगे बढ़ना पड़ेगा इस समाज को आगे ले जाने के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए, कि स्वच्छ लोग राजनीति में आए। वो बड़ी अच्छी किसी ने कहा है कि गुड पीपल शुड एंटर पॉलिटिक्स, अदरवाइज यू विल बी रूल्ड बाय रास्कल्स। तो इसी उद्देश्य के साथ स्वच्छ राजनीति करने और लोगों का एक सपना पूरा करने के उद्देश्य से मैं राजनीति में आया हूँ, और बड़ा मैं कन्विंस हूँ कि मैं इसमें सफल भी होऊंगा, जैसे लोगों का साथ मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की सरकार है, तो अदला बदली चलती रहती है। उत्तराखंड का जो सिनेरियो है वो अदला बदली वाला है। जनता कभी उसको वोट देती है, कभी दूसरे को वोट दे देती है। तो आम आदमी पार्टी को क्यों देगी वोट? आम आदमी पार्टी 2022 का चुनाव एक विकल्प के तौर पे नहीं, एक संकल्प के तौर पे लड़ रही है। और ये संकल्प है उत्तराखंड की समृद्धि, उन्नति, उपलब्धि और रौनक का संकल्प। जनता इस बात को जान चुकी है, लोगों तक हम अपनी पैठ बना चुके हैं। दोनों सरकारें जो बार बार पूरे प्रदेश की जनता को लूटती हुई आई हैं, मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी विकल्प ही नहीं, अपितु इनका काल बनकर आई है। और जनता की समस्याएं प्राथमिकता से लेंगे, जन मुद्दों की एक जो जन सरोकार होगी। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरह से सिर्फ एक अच्छी नियत के साथ प्रदेश की दशा भी बदलेगी और दिशा भी बदलेगी। अच्छा, जो दिल्ली में आपने किया, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हीं उपलब्धियों को मान रहे हैं आप कि उत्तराखंड में भी वही लागू की जाए? नहीं, देखिए, जो दिल्ली ने किया, दिल्ली वालों ने एक मौका दिया, ऐसे ही अगर उत्तराखंड वालों ने मौका दिया। उत्तराखंड में तो हमारे पास और बेहतर चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास जल है, जंगल है, ज़मीन, सब चीज़ें अपनी हैं। मतलब अभी अगर आप दिल्ली में अगर देखेंगे तो दिल्ली में 4 सरकारें चलती है। दिल्ली में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, MCD और LG। उनमें सिर्फ एक सरकार होते हुए भी अगर हमने अच्छे कार्य किए हैं, और ये कार्य करने के लिए जनता हमारे साथ आएगी। मुझे अभी अपने पिताजी की एक बात याद आती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमें हमारा उद्धार करने के लिए कोई भगवान जो है वो ऊपर से आएगा और हमारा उद्धार करेगा। उद्धार हमें ही करना है, ये उत्तराखंड की जनता करेगी, और वो इस काबिल भी है कि वो उसको उद्धार को कर सके, वो अपना पूरे प्रदेश का उद्धार कर सके। तो इस बार मिल के, कंधे से कंधा मिला के एक समृद्ध
राज्य की ओर उत्तराखंड को हम लोग लेके जाएंगे। आपकी सरकार बात करती है फ्री की, अक्सर बात करती है, कभी बिजली फ्री की बात करती है, ठीक है, कभी जो है पानी फ्री की बात करती है। और तो अभी जो है कौन कौन सी ऐसी फ्री की योजनाएं लाने वाले हैं कि जिससे जनता को आप संतुष्ट कर पाएंगे? क्या कुछ है आपके पोर्ट्री के अंदर कि लोगों को के लिए जो एकदम सम्मोहित करने वाले हैं? ये फ्री की जहाँ तक बात करें, सबसे पहले तो जो फ्री सुविधाएं अभी तक जो मिली हैं वो मिलती हैं हमारे विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को। 4-4 हज़ार यूनिट, फ़ोन का फ्री, घर रहने का फ्री। तो अगर केजरीवाल जी एक ये योजना लेके आए हैं कि हम ये सहूलियतें अगर गरीब आदमी को उपलब्ध करा दें तो इसमें क्या गलत है? अगर जो टैक्स का पैसा है, अगर आप देखें, आप जैसे जो भी चीज़ लेते हैं, चाहे पाँव के चप्पल या जूते से लेके सर की टोपी तक, हर चीज़ में अगर हम टैक्स देते हैं तो आपको नहीं लगता कि वो टैक्स जो है एक मूलभूत सुविधाएं जो हैं जो जनता की, उसको पूरा करने के भी काम में आए? इसके अलावा हम लोग अगर आप देखेंगे तो हमारे पास विजन है, एक विजन है कि कैसे हम यहाँ पे अच्छे रोजगार लेके आएंगे, कैसे हम बेहतर पर्यटन को लेके आएंगे। अभी तक की दोनों सरकारों के बारे में अगर मैं कहूँ तो राजतंत्र ने हमारे संसाधनों का दोहन ही किया है। हमने रोड मांगी थी लेकिन चार धाम जैसी रोड नहीं मांगी थी। हमने पर्यटन, अच्छा पर्यटन राज्य का मांगा था कि अच्छा पर्यटन हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बाहरी लोगों के हाथ में चले जाए। हमने डैम मांगे थे पर टिहरी डैम जैसा नहीं कि इस कदर विस्थापित होने का दर्द या पीड़ा आज भी लोग झेल रहे हों। तो इतना विश्वास दिलाते हैं, एक अच्छे सोच के साथ एक उत्तराखंड का नव निर्माण करने के लिए आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड का नवनिर्माण करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। अच्छा, हम दिल्ली मॉडल की आप लगातार बात करते रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, परिवहन के सेक्टर में। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ये पढ़ रहे थे कि जो बसेस चल रही हैं, महिलाओं के आप लोगों ने मुफ्त जो है उनकी यात्रा कर दी है। लेकिन यहाँ तक की बात है कि डीटीसी की जो बसेज आती हैं वो महिलाओं के लिए रोक भी नहीं रही, महिलाओं को देखती हैं, जो ड्राइवर होता है वो आगे चल देता है। क्या वजह है कि वहाँ पर आप मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं? ये ऐसे ही जो घटना हो सकता है इक्का दुक्का हुई, और मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो सबसे अगर अच्छा काम कर रही है इस समय पूरे देश में कोई सरकार, तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। और उत्तराखंड में भी हम आएंगे महिलाओं को साथ लेके। जैसे कभी भी किसी भी कार्य को के लिए हम हमेशा देवियों को याद करते हैं, तो हम उसी तरीके से यहाँ भी महिलाओं को साथ लेके उत्तराखंड का नवनिर्माण करेंगे। लोग जो है हमेशा डिमांड करते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति उनका प्रतिनिधि बने, उनका जनप्रतिनिधि बने, जिससे विधानसभा में उनकी आवाज़ उठाई जाए। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनकी आवाज़ जो है अगर आप विधायक बन जाते हैं तो उनकी आवाज़ उठाने वाले हैं? क्या समस्या है यहाँ की जो आपको लगता है कि आपकी 5 ऐसी प्रॉब्लम्स को थोड़ा बताएंगे जिससे जनता उस चीज़ को समझ पाए? जहाँ तक आप इंटेलेक्चुअल लोगों की बात करते हैं तो विपिन भाई, पिछले लगभग जैसे कहा 70 सालों से लोगों ने, हल्द्वानी की जनता ने हम पे, क्योंकि दादी ने स्कूल स्टार्ट किया, फिर मदर ने देखा, पिताजी खुद शिक्षाविद थे, उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ। तो विगत 70 वर्षों से जो अपने नौनिहालों को उन्हें हमें दिया, स्कूल को दिया, हमने उन्हें उन्हीं बच्चों को और बेहतर करके दिया। मुझे आज भी याद है कि दादी या जो मेरी माताजी थी, वो जैसे ही स्कूल का सेशन स्टार्ट होता था तो वो बुलाती थी एक मीटिंग, और साल में 2 या 3 बार होती थी, जिसे आज जो परंपरा आज भी मैं निभा रहा हूँ। वो कहती थी कि जो अभिभावक हैं वो आपको बच्चे नहीं सौंप रहे, वो आपको अपने सपने सौंप रहे हैं। तो आप सिर्फ अध्यापक ही नहीं हैं, आप यहाँ पे सपनों को साकार करने के लिए, जो कहना चाहिए कि वो लोग आप इस स्कूल में काम कर रहे हैं। तो अगर हम उन बच्चों के और अभिभावकों के सपने साकार कर सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे मौका दिया गया तो यहाँ पे हम लोग भी सपनों का साकार करेंगे। हल्द्वानी की जनता के, हल्द्वानी के लोगों के समित का प्रण, सेवा और समर्पण, मैं ये कहूँगा। और अगर आप बात कहें कि
क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। तो सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में हल्द्वानी को देश के मानचित्र पे सर्वोपरि ले जाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। यहाँ पे उत्कृष्ट विश्वविद्यालय और स्कूल स्थापित होंगे, जिसके माध्यम से लगभग 10,000 रोजगार देने का प्लान अभी भी मेरे पास है, जिससे हल्द्वानी शहर जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में, मैं आज अभी आपको यहाँ पे कमिट करके जाता हूँ कि अगर ऐसा मौका मिला तो शिक्षा के क्षेत्र में आसपास के राज्य के बच्चे भी हल्द्वानी अपनी शिक्षा अर्जित करने आएंगे। इसके अलावा ट्रैफिक एक समस्या है जिस पे मैं सोचता हूँ कि कुछ वो करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए। फिर एक नशे को लेकर अगर आप देखेंगे तो हल्द्वानी की सभी माँ बाप बड़े चिंतित हैं, और हो भी क्यों ना। एक बच्चा जिसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और उसको कुछ करने को नहीं है, अगर हम रोज़गार देंगे, अच्छे ग्राउंड्स देंगे, ऐसी सहूलियतें देंगे कि वो अपनी एनर्जी चैनलाइज कर पाए, तो मुझे लगता है कि हम इन सारी जो हमारे पास इस समय कठिनाइयों के रूप में आ रही हैं, जो इस समय प्रॉब्लम के रूप में आ रही हैं, तो हम एक समाधान के रूप में आएंगे और हल्द्वानी को और उत्तराखंड को बेहतर बनाएंगे। जब बिजनेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, अगर हम बिजनेस की बात करें, कुमाऊं का प्रवेश द्वार है हल्द्वानी, तो हल्द्वानी में जो है आर्थिकी के तौर पर बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको अभी भी नीड लगती है। मैं अक्सर देखता हूँ कि व्यापार मंडल वाले बड़ी शिकायतें करते हैं, कभी जीएसटी की क्लिष्टता को लेकर करते हैं, कभी किसी और समस्या अतिक्रमण को लेकर करते हैं। क्या है इससे जो है निजात मिल पाएगी कि व्यापारियों के लिए एक अच्छा जो है ऐसा कानून बन जाए, ऐसा नियम आ जाए जिससे सहूलियतें हो जाए उनके लिए? जी बिल्कुल होगा। अच्छी नीयत के अगर साथ आएंगे तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अब क्या है कि अगर आप देखेंगे तो सबसे जो मैं ये कहूँगा कि परेशानी क्या है, समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है और आपका योगदान क्या है। तो सबसे पहले अगर हमने जैसे मान लीजिए समस्या देखी कि ये समस्या है, उसके समाधान के लिए बैठेंगे। सबसे पहले जो भी व्यापारी वर्ग है हमारी बीच के हैं, हमारे भाई बंधु लोग हैं, तो हम उनके साथ बैठ के समस्या का ढूंढने की कोशिश करेंगे कि समाधान कैसे निकलेगा, आपस में मिल बैठ के कैसे, किसका सरकार का क्या योगदान रहेगा, हमारे भाई लोगों का या व्यापारी वर्ग का क्या योगदान रहेगा, और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाई जाएगी जिससे सभी का भला हो। हम दिल्ली में ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे पास कई चीज़ों की, तो जैसे दिल्ली में अभी भी इतने सालों में कोई भी एक्स्ट्रा हमने टैक्स नहीं लगाया है। अगर देखेंगे हम लोग बैठे हैं व्यापारियों के साथ, किस तरह से इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करने का हमने बहुत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दिल्ली में हासिल करी है, और उससे बेहतर हम उत्तराखंड में करके दिखाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ विपिन भाई, जो हल्द्वानी की समस्या या प्रदेश की समस्या है वो मालिकाना हक को लेके है। उस पे भी हमारी सरकार बड़ी नीति वो स्पष्ट करेगी। जिनकी अभी आज की स्थिति हल्द्वानी में ये है कि छत है लेकिन ज़मीन अपनी नहीं है, तो हमारी सरकार आने के बाद छत भी अपनी होगी और ज़मीन भी अपनी होगी। बहुत बढ़िया आपने जो है बात रखी है। बीजेपी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर है इस समय वर्तमान में, और बीजेपी सरकार के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी, उनका ये कहना है कि उनके जो 500 बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं, हम तो उसी से यहाँ पर युग जीत लेंगे, हम उत्तराखंड को जीत लेंगे। उनके बड़े दावे भी हैं और उनका कहना है इसके शासनादेश भी हो चुके हैं। अभी आरटीआई में जब मांगा गया कि जो 1090 घोषणाएं हुई हैं उसमें शासनादेश सिर्फ 163 घोषणाओं पे हुआ है, लगभग 15%। तो अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही रही है कि कथनी और करनी में उनका कभी भी मेल नहीं रहा है। तो ये सिर्फ चुनावी वायदे हैं, चुनावी घोषणा है, या इसका तो एक अच्छा नाम बता ही रखा है जुमला। तो ये जुमलों की सरकार है और कुछ कर दामी जी कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना हमें विश्वास है। यहाँ की जनता भी ये समझ चुकी है। लेकिन वो तो लगातार काम कर रहे हैं। अब देखिए अभी उनका हाथ टूटा, उसके बावजूद भी जो है सभाएं कर रहे हैं
और लोगों को जो है अभी उन्होंने कल भी शिलान्यास किया, कई योजनाएं उन्होंने लागू करी। अभी जो हम रोज़गार की बात करें तो अभी जिन लोगों की उम्र जितनी पार हो जा रही थी उसके बाद उनको सरकारी नौकरी में नहीं मिल पा रहा था, उन्होंने 1 साल की छूट दे दी। काम और दिखावा ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। अब अगर ये दिखावा आप काम समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जनता है, ये सब जानती है। 4.5 साल आप कुछ ना करें, ये तो उस तरह हो गया जैसे कि जब स्कूल में एक होता था बच्चा जो पूरा लगातार पढ़ता रहता था, अच्छे नंबरों से पास होता था। उसके बाद एक बच्चा ऐसा भी होता था जो पूरे साल भर तो कुछ नहीं करता था, वो नकल के भरोसे रहता था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये सरकार भी 4.5 पौने 5 साल कुछ नहीं कर रही है और अब घोषणाओं पे घोषणा, घोषणाओं पे घोषणा। तो अभी तो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो असली जो नामकरण हुआ है वो घोषणावीर मुख्यमंत्री के नाम से हो चुका है। चलिए, ये जो है आप लोगों को आपने अपना जो है आकलन जो किया होगा। समीर जी, ये जो है जो समय है एक क्रूशियल समय मानते हैं। जब जिस समय कोरोना आया लोगों की कमर टूट गई, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का व्यापारी हो, सर्विस क्लास वाले व्यक्ति को ज़रूर एक तरीके से यहाँ पर उसको राहत रही, लेकिन जितने भी अपना अपना बिजनेस करने वाले लोग हैं उन सब की कमर टूट गई। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि कोरोना को देखते हुए ऐसा कुछ बड़ा एक पैकेज आ जाए, ऐसा कुछ नया जो है कीर्तिमान स्थापित हो कि लोगों की पुनः आर्थिकी मजबूत होने लगे? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से इस समय जनता की स्थिति है वो बड़ी बेहाल है। अगर कहा जाए कि उत्तराखंड में मतलब कोरोना काल के बाद की क्या स्थिति है, तो अगर एक लाइन में अगर कहूँगा कि जनता त्रस्त, मंत्री और नेता मस्त और उत्तराखंड ध्वस्त। तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा प्लान तैयार करना है कि वापस जो ये सारी चीज़ें हैं जो चाहे रोज़गार लोगों के छिन गए हैं, चाहे बिजनेस कम हो गए, तो वापस एक पटरी पे लाया जाए। और उसकी पटरी के लिए एक वृहद योजना की ज़रूरत है। कुछ अच्छे लोग जो हमारे पब्लिक के बीच से निकले, कुछ हमारे अच्छे अफसर हों और सरकार अच्छी नीयत के अगर साथ बैठेगी तो ये सब पॉसिबल हो जाएगा। और वापस से हमें मनी जनरेशन पॉलिसी जिस दिन सरकार ने बना ली, जिस दिन ये उनको लगा कि हमारी प्रतिबद्धता हमारे जनता के लिए ज़्यादा है, तो यकीन मानिए कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा और वापस उत्तराखंड राज्य पटरी पे आएगा, लोगों के रोज़गार वापस आएंगे। यहाँ असीम संसाधन है और बहुत हमारे पास पोटेंशियल है कि हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। बल्कि यहाँ तक हो सकती है स्थिति कि आने वाले समय में लोग अपना रोज़गार के लिए उत्तराखंड राज्य की तरफ मुंह देखना स्टार्ट कर दें। आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, 70 सीटें हैं यहाँ पर। उन 70 सीटों में कितनी सीटें आप जो है दम भर रहे हैं कि इतनी सीटें हम लोग डेड श्योर है कि आनी ही आनी है? जनता के सामने जो है हम लोग भी चाहते हैं, दर्शक इस बात को भी जाने कि 70 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और कितनी सीटें आ जाएंगी, क्या दावा है? 70 पर लड़ रहे हैं विपिन भाई, और जनता अर्श से फर्श पे भी बिठाती है और फर्श से अर्श पे भी बिठा देती है। हो सकता है 70 के 70 जीत जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपको। और हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार समित टिक्कू जी के विज़न को देख रहे थे, ये जान रहे थे कि किस तरीके से वो हल्द्वानी क्षेत्र को लेकर और स्टेट में क्या उनका विज़न है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आ रही है, किस तरीके की उनकी राजनीति की कला है, किस तरह से जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग भी समित टिक्कू जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पर इस वीडियो के बाद कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि समित टिक्कू उसका जवाब दें। धन्यवाद।